नमस्कार मित्रों, 12वीं क्लास के जो संस्कृत के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले हमने सारा मैटर वैसे बता दिया है, फिर भी कुछ स्टूडेंट हैं जो हमें बता रहे हैं कि सर इसके बारे में बताइए। तो किसी ने कहा कि सप्रसंग भावार्थ हमें बताइए सर, उसमें हम कौन कौन से श्लोक या सूक्ति को तैयार करें जिससे कि उनमें से हमें मिल जाएगा। तो मोस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, और किस तरह से करना है आपको वो भी मैं तरीका बता रहा हूँ। अच्छे से आप करोगे तो निश्चित रूप से आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ तरीका की बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आप तरीका से यदि करते हो, ढंग से यदि करते हो, तो आप पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ बता देता हूँ कि सप्रसंग भावार्थ जो आपके सवाल आता है, ये आपके 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। 3 नंबर का मैटर होता है पूरा का पूरा, यानी कि एक आपका 1.5 नंबर का रहता है। आपको बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, प्रसंग आपको लिखना होता है इसमें, और उसके बाद में आपको भावार्थ लिखना होता है। अब लगभग आप ये देखिए कि प्रसंग में 3-4 लाइन मान लो आप, और भावार्थ में मान लो 4-5 लाइन या 5 या 6 लाइन तक आपकी हो सकती है। तो ऐसे करके आपका ये प्रसंग वाला भावार्थ इस तरह से आपको करना होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर 10 में मोस्ट बता रहा हूँ, और हमें पूरा विश्वास है 99% की इनमें से आपको गारंटी से मिल जाएगा। पेपर देने के बाद में आप बता सकते हैं इस बात को, और देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला है हमारा अविवेक है परमापदाम पदम। अविवेक है परमापदाम पदम। यहाँ पर किसी भी श्लोक से कोई भी लाइन आ सकती है, और इसके अलावा जो सूक्ति हैं, जिन जिन श्लोकों में सूक्ति हैं, वहां से भी कोई भी लाइन आ सकती है। तो मैंने पूरी किताब से यहाँ पर विश्लेषण करके आपको 10 लाइन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इनसे बाहर आपको नहीं मिलेगा। पेपर में निश्चित रूप से इनमें से मिल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले प्रसंग आपको लिखना होगा। अब प्रसंग में आपको क्या क्या लिखना होगा और कैसे लिखना होगा। प्रसंग के अंदर एक लाइन तो फिक्स रहेगी आपकी, कैसे, और हिंदी में ही लिखना है आपको, ये भी है। बहुत सारे बच्चे प्रश्न कर रहे हैं कि सर हम संस्कृत में लिखें कि हिंदी में लिखें, भावार्थ हिंदी में लिखें कि संस्कृत में लिखें, प्रसंग हम किस में लिखें। तो आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लो। आपको यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ मिलेगा कि आपको हिंदी भाषा के अंदर ही भावार्थ लिखना है। सप्रसंग प्रसंग लिखना होगा और भावार्थ। तो प्रसंग बता रहा हूं मैं सबसे पहले। प्रस्तुत सूक्ति, आप यहां सूक्ति भी लिख सकते हो या फिर पद्यांश लिख सकते हो, क्योंकि यहां पद्य की ही लाइन आएगी, किसी भी श्लोक की लाइन आएगी। तो प्रत्येक श्लोक की एक लाइन जो होती है उसको हम अंश कह सकते हैं, किसका, पद्य का। तो पद्यांश लिख सकते हो आप। ठीक है, श्लोकांश लिख सकते हो आप, सूक्ति लिख सकते हो आप। ठीक है, श्लोक की पंक्ति लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं लिख रहा हूं, प्रस्तुत सूक्ति या पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती द्वितीय भाग के सूक्ति सुधा नामक पाठ से उद्धृत है। अब देखो, यहां तक हमने जो बताया, एक तो किताब का नाम आपको बताना होगा। तो किताब के नाम तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर आपकी सूक्ति में, हर श्लोक की लाइन में आप लिख सकते हो ये बात। अब रही बात आगे, सूक्ति सुधा लिखा है हमने, ये पाठ का नाम है, तो पाठ का नाम अलग हो सकता है। तो जो आपके पाठ का नाम है वो आपको यहां पर दिखाना होगा, वो यहां पे आपको बताना है। तो सूक्ति सुधा नामक पाठ से उद्धृत है, तथा यह सूक्ति महाकवि भारवी कृत कृतार्जुनीय महाकाव्य से संकलित है। जो सूक्ति या श्लोक आपके लिए पूछा जा रहा है, उससे संबंधित यदि आपको विशेष जानकारी है ग्रंथ के बारे में, उस ग्रंथ के लेखक के बारे में, जैसे हमने यहाँ पर बताया है कि यह भारवी कृत कृतार्जुनीयम महाकाव्य से संकलित है, यानी भारवी जी ने कृतार्जुनीयम लिखी है, उस कृतार्जुनीयम में ये लाइन है, अविवेक है परमापदाम पदम। ठीक है, तो इस तरह यदि आपको याद है तो आप लिख देंगे। यदि याद नहीं है तो आप इस लाइन को नहीं लिखें। फिर लिखोगे कैसे जब याद ही नहीं है, तो बताइए आप। तो आपको इस लाइन को नहीं लिखना है, आगे लिखेंगे आप। फिर इसमें कवि संदेश देता है कि कोई भी काम सोच समझ कर करना चाहिए, बिना विचारे नहीं करना चाहिए। ये आपका प्रसंग हो जाता है। इस तरह से यदि आप प्रसंग लिखोगे तो आपको निश्चित रूप से पूरे नंबर यहां पर मिलेंगे, नंबर कटने की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो आपको बताना होगा पुस्तक का नाम, पुस्तक में पाठ का नाम बताना होगा, उससे संबंधित कोई ग्रंथ आपको ध्यान है, किस ग्रंथ से ली गई है पंक्ति वो आपको बतानी होगी, और उसमें क्या संदेश दिया है विशेष, ये आपको 3-4 बातें बतानी होंगी प्रसंग के अंदर। अब चलते हैं भावार्थ में। देखिए, भावार्थ में हमें लिखना होगा, देखो अर्थ अलग होता है और भावार्थ अलग होता है। इस बात को पहले तो समझ लीजिए आप। अर्थ तो होता है उसके शब्दों का जो सीधा ही लिखा जाता है, 1 लाइन 2 लाइन में हो जाता है। ठीक, जैसे मान लो अविवेक जो होता है हमारा, वो परम आपत्तियों का स्थान होता है, ऐसा इसका अर्थ हो गया।
अब अविवेक का मतलब होता है बिना सोचे समझे जो काम किया जाता है वो अविवेक होता है। अब इसको हम समझा रहे हैं कैसे, देखिए भावार्थ, यानी कि इसका भाव क्या है, हमारे व्यवहार में क्या उपयोग है, हमारे जीवन से इसको जोड़ना है, हमारे जीवन में इसका क्या उपयोग है, ये हम भावार्थ में लिखते हैं सारी की सारी चीजें। जैसे हम कहते हैं ना कभी कभी कि नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा ये तात्पर्य नहीं था, मेरा ये आशय नहीं था कहने का, ये जो इस तरह से हम बोलते हैं ना यही भाव है, ये भावार्थ है। इस तरह से ही भावार्थ लिखना होता है। तो भावार्थ में बता रहा हूं मैं, सुनिए। मनुष्य को कोई भी काम अकस्मात बिना सोचे समझे प्रारंभ नहीं करना चाहिए, बल्कि कार्य प्रारंभ करने से पहले उसके परिणाम आदि पर विचार कर लेना चाहिए। कहा भी गया है कि बिना सोचे समझे कार्य करना आपत्तियों का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। तो इस तरह से हमने ये क्या लिखा है, भावार्थ लिखा है। अब इसमें आप और भी ज्यादा लिख सकते हो। वैसे हमने शॉर्ट एंड स्वीट में हमने इसी 4-5 लाइनों में सारी बातें समाहित कर दी हैं। इसके अलावा आप 1-2 लाइन और भी जोड़ सकते हो। तो इस तरह से आप भावार्थ लिखोगे कि इसका भावार्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, जीवन से जोड़ करके उसको आपको बताना होगा। तो इसमें बताया है कि मनुष्य को कोई भी काम अकस्मात बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। जब भी आप कोई भी काम करें तो उसके बारे में सोच विचार करके करें, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं उसके बारे में पहले से विचार करें, उसके बाद ही आपको कार्य करना चाहिए। क्योंकि बिना सोचे समझे यदि हम कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपत्तियां आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं। इस तरह से आप भावार्थ इसमें लिख सकेंगे बच्चों। ठीक है, इस तरह से हमने यहां पर आपको 10 बताए हैं। एक तरीका मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आपको लिखना है। तो प्रसंग कैसे लिखोगे पता लग गया होगा आपको, भावार्थ कैसे लिखना है पता चल गया होगा आपको। अब मैं आपको आगे बता रहा हूं सेकंड नंबर पे। सेकंड पे है हमारा सततम वाग्भूषणम भूषणम। अब देखो, सततम वाग्भूषणम भूषणम, जो भी लाइन या पंक्ति आपके सामने आएगी उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये कौन से आपके पाठ से है। ठीक है, किताब में आपको ये पेज नंबर 59 पर मिलेगी। ठीक है, अब ये कहां से लिया गया है, कौन से पाठ में है। ठीक है, इसके संबंध में आपको और भी जानकारी हो सकती है, विशेष इसमें क्या बताया गया, ये सारी जानकारी आपको इसमें बतानी होती है प्रसंग के अंदर। तो देखो, इसमें आप प्रसंग लिखोगे सेम जैसे हमने पहले बताया था। कैसे लिखोगे, हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती द्वितीय भाग के सूक्ति सुधा नामक पाठ से उद्धृत है। मूल रूप से यह भर्तृहरिकृत नीति शतक से संकलित है। इस सूक्ति में कवि कहता है कि विद्वानों की वाणी ही आभूषण रूपी संपत्ति है, जिसके आगे सभी लौकिक आभूषण क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। केवल वाणी रूपी आभूषण ही शेष रहता है, यही व्यक्ति को सुशोभित करता रहता है। इस तरह से आप प्रसंग में लिख पाओगे और उसके बाद में फिर आप भावार्थ लिखोगे। ठीक है, भावार्थ में आप सारी बात बताओगे क्योंकि आपने श्लोक पहले से तैयार कर रखे होंगे, अर्थ आपको पता होगा, उस तरह से आपको तैयार करना होगा। ये पेज नंबर आपको बता दिया हमने, किताब का 59 है। और इस तरह से आपको यदि हम बताएं कि पूरा पाठ कौन सा रहेगा तो 6वां पाठ है आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भावार्थ के लिए। ठीक है, पूरी संभावना है कि इसी पाठ में से आ जाएगा आपके। अब देखो इस तरह से आप प्रसंग लिखेंगे और उसके बाद में भावार्थ लिख देंगे आप। अब भावार्थ में आप पूरी इसके आसपास की जो बातें हैं, यानी आगे पीछे जो भी कुछ है वो आपको जोड़ना होता है इसमें, समझ रहे हैं, तभी तो इसका भावार्थ निकलेगा पूरा का पूरा। केवल इसी लाइन से काम नहीं चलेगा, समझ रहे हो ना, तो पूरे का भाव जोड़ना पड़ेगा आपको, तब जाके इसका अर्थ निकलेगा। तो आपको इसमें बताना होगा कि समस्त आभूषण कालक्रम के अनुसार नष्ट हो जाते हैं, किंतु वाणी रूपी आभूषण ही एक सच्चा आभूषण है जो व्यक्ति को हमेशा सुशोभित करता रहता है। यह आभूषण कभी भी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से आपको इसमें और भी बातें जोड़नी होती हैं। तो ऐसे आपको ये तैयार करना होगा। इसके बाद में आगे है हमारा 3 नंबर पे, सनमित्र लक्षण इदम प्रवदंति संत है। सनमित्र लक्षण इदम प्रवदंति संत है। अब देखिए, यहां पर बहुत ही अच्छी बात बताई है। सबसे पहले तो प्रसंग आपको लिखना होगा, ये आपके पेज नंबर 59 पे है, यानी कि किताब के अंदर ये भी 6ठे पाठ से ही है। तो सन्मित्र लक्षण यानी अच्छे मित्र के लक्षण संतों के द्वारा कहे गए हैं या बताए जाते हैं। ये अच्छे मित्र के लक्षण सज्जन बताते हैं, इस तरह से इसमें बात बताई गई है।
अब यहाँ पर आपको जो अच्छा मित्र होता है उसके कौन कौन से लक्षण हैं, ये सारी बात इसमें आपको मेंशन करनी होगी, इसमें आपको ये सारी चीज़ बतानी होंगी, तब जाके आप इसको लिख सकोगे। तो आपको कहने का मतलब है जो श्लोक आपको बता रखे हैं उन श्लोकों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उन श्लोकों में ही तो ये सारी चीज़ आपको मिलेगी। तो पहले आप पूरे पाठ के श्लोक देखें, यानी कि मुख्य रूप से आपको छठवां पाठ देखना है, इसी में आपको बहुत ज़्यादा श्लोक मिलेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम आपको बता रहे हैं, इनसे बाहर आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले प्रसंग लिख दोगे आप। प्रसंग में आपको वही हमने जैसे बताया था कि यह पद्यांश या श्लोक की पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती द्वितीय भाग के पाठ सुक्ति सुधा से संग्रहित है, ठीक है। और इसके अंतर्गत सन्मित्र के क्या लक्षण होते हैं इसके बारे में सज्जन बताते हैं, यानी सज्जनों के द्वारा सन्मित्र के लक्षणों को यहाँ पर बताया जाता है। इस तरह से आप इसमें लिख दोगे। तो आप यदि आप देखना चाहो तो श्लोक भी आप याद करें, उस श्लोक के बारे में पूरा इसमें डिटेल से आप बता सकते हैं। श्लोक आपको याद होगा, पापान् निवारयति यो जयते हितायः गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। इस तरह से इसमें बताया गया है। तो आप इसका पूरे का अर्थ लिखेंगे कि यहाँ पर भर्तृहरि अच्छे मित्र के लक्षण कहते हैं। अच्छा मित्र अपने मित्र को पाप से दूर करता है, लाभ के कामों में लगाता है और जो गोपनीय बात होती है उनको छुपाता है, अच्छे गुणों को प्रकाशित करता है और आपत्ति के समय त्यागता नहीं अपितु सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता करता है, हेल्प करता है। ये सज्जन लोगों के द्वारा अच्छे मित्र के लक्षण बताए जाते हैं। इस तरह से आपको भावार्थ में ये सारी बातें बतानी होंगी आपको। तो बच्चों समझ गए होंगे किस तरह से भावार्थ लिखना होगा। आगे चलिए, विभूषणम मौन पंडितानाम, विभूषणम मौन पंडितानाम। तो देखिए ये श्लोक भी आपने पढ़ा होगा, ये किस श्लोक में ऐसा आता है आपको पता होगा, ये भी छठे पाठ के अंदर है। तो प्रसंग में आपको सेम उसी तरह से लिखना होगा जिस तरह हमने आपको अभी बताया था। कैसे लिखना होगा कि आपको लिखना होगा कि प्रस्तुत श्लोकांश या श्लोक की पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती द्वितीय भाग के पाठ सुक्ति सुधा से लिया गया है। इस श्लोकांश या पंक्ति में भर्तृहरि ने कवि मौन का महत्व प्रतिपादित किया है, यानी कि मौन का क्या महत्व होता है इसका प्रतिपादन इसमें किया है, मौन का। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रसंग लिख दोगे, उसके बाद में आपको भावार्थ लिखना होगा पूरा का पूरा। समझ गए बात को? तो आप इसका अर्थ यदि जानते हैं तो भावार्थ आसानी से लिख सकोगे। ठीक है, तो इसमें कहते हैं भर्तृहरि जी कि ब्रह्मा द्वारा विशेष रूप से जो पंडित हैं उन पंडितों की सभा में मूर्खों की मूर्खता का जो आवरण होता है वो स्वयं के अधीन अत्यंत हितकारी मौनालंबन को अर्थात चुप रहने को विशेष आभूषण के रूप में बताया गया है। यानी कि मौन रहना ही जो अपंडित लोग हैं उनके लिए आभूषण बताया गया है। तो मूर्ख लोगों को मौन रहना चाहिए, यही उनका आभूषण है, ऐसा यहाँ पर समझा रहे हैं। तो इसको आप एक दो लाइन प्रसंग के साथ में जोड़ करके और भावार्थ में उनको आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारी एक लाइन ये आई है, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतमश्नुते है। पहला ही आपका पाठ है और बहुत ही आपका प्रसिद्ध श्लोक है, मंत्र है आपका, उसमें से ये पंक्ति ली गई है। तो इसमें आप वही लिखोगे। आपको सबसे पहले प्रसंग बताना होगा, प्रसंग के बाद में आपको भावार्थ लिखना होगा। अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृत की प्राप्ति की जाती है या विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। इस तरह आपको इसको भावार्थ में बदलना होगा। अर्थ मैंने बता दिया, इसको भावार्थ में आपके हिसाब से लिखना होगा, आपकी भाषा में इसको अच्छे से सजाना होगा। ठीक है, इसी तरह आगे है आपका सुलभ सौख्यमिदानीम बालत्वम भवति। अब देखिए ये पेज नंबर 26 पे आपको मिलेगा और ये है आपका तीसरे पाठ से। तीसरे पाठ में आपको पता है बाल कौतुकम पाठ का नाम है। वहाँ पर जब बातचीत चल रही होती है तो वहाँ पर सुलभ सौख्यमिदानीम बालत्वम भवति इस तरह की एक पंक्ति आती है। यानी कहा जा रहा है कि बचपन में ही सारी चीज़ें सुलभ होती हैं, बचपन के अंदर ही सुख सुविधा इत्यादि सब कुछ सुलभ होता है, इस तरह की वहाँ पर बात होती है। तो वहीं से ये पंक्ति आपकी ली गई है। तो सबसे पहले प्रसंग लिखोगे आप।
ठीक है। प्रसंग में आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है, मैंने आपको पहले बता दिया। किताब का नाम आपको लिखना होगा, किस पाठ से ली गई है पंक्ति वो आपको लिखना होगा, इसमें क्या बताया गया वो आपको लिखना होगा, पाठ का लेखक कौन है वो आपको पता हो तो उसका भी मेंशन आपको करना, वहाँ उसको भी बताना होता है। ये सारी चीज़ लिखोगे तो आपका प्रसंग बिल्कुल ओके होगा, नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। और भावार्थ में आपको इसका अर्थ सहित आपको बताना होगा पूरी डिटेल से, आपको उसके जो हमारे व्यवहारिक जीवन में क्या महत्व होता है उसको जोड़ करके आपको लिखना होता है। आगे है देखिए, हरति अति मलिनमपि दोष जातम गुरु उपदेश है। ये आपका जो पाठ है हमारा पंचम पाठ है, गुरु उपदेश है, वहाँ से ये लाइन आपको ली गई मिलेगी। तो इसमें कहा जा रहा है कि हरति अति मलिनमपि दोष जातम गुरु उपदेश, गुरु के उपदेश की महिमा यहाँ पर बताई गई है। तो सबसे पहले प्रसंग लिखो आप कि यह है हमारी पाठ्यपुस्तक शाश्वती द्वितीय भाग के पाठ गुरु उपदेश से यह पंक्ति ली गई है। इसमें गुरु के उपदेश के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। ऐसे आप प्रसंग इसमें लिखोगे तो उसमें आपको एक दो बात और भी जोड़ सकते हो। लेखक के बारे में हम बता रहे हैं बार बार, वो बात आप जोड़ोगे तो थोड़ा ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें कह रहे हैं, इसका अर्थ हो जाएगा कि गुरु उपदेश अत्यंत मलिन जो काम क्रोध आदि रूप हैं या विकार हैं, ठीक है, उनके समूह को नष्ट कर देता है, उन विकारों के समूह को नष्ट कर देता है। लिख रहा है ना, अति मलिनम अपि दोष जातम, दोष जातम जो अति मलिन दोष है, दोषों से युक्त जो समूह है, विकारों से युक्त जो समूह है, उसको गुरु का उपदेश नष्ट कर देता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो कुल मिला के गुरु उपदेश की यहाँ पर महिमा के बारे में है, गुरु के उपदेश के विषय में यहाँ पर मुख्य रूप से बताया गया है। इस तरह से आप भावार्थ में इस चीज को ऐड करोगे। ठीक, अब सबका मैं भावार्थ तो डिटेल से बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। केवल मुझे संकेत देना है कि आपको मोस्ट बताने का मेरा एक उद्देश्य है, और मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी और आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आगे है हमारा, देखिए इसमें प्रोदीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यम है कीदृश है। देखिए ये आपका कहाँ से आया भाई, ये आया आपका छठवें पाठ से। ये भी छठवें पाठ का है। यदि आपने पाठ को अच्छे से ढंग से पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से आपको पता होगा कि ये छठवें पाठ में है या नहीं और कहाँ पर है, ये भी आपको पता होगा। छठवें पाठ के अंदर 12वां श्लोक है आपका। उस 12वें श्लोक के अंदर लास्ट की लाइन है, यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहं यावच्च दूरे जरा। इसी श्लोक की लास्ट लाइन है, प्रोदीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यमे कीदृश है। ये है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब तो आपको पता लग गया होगा। सबसे पहले तो प्रसंग लिखना होगा। ठीक है, प्रसंग में आपको क्या लिखना है हमने बता ही दिया, बार बार मैं आप एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ। प्रसंग में आपको वही लिखना होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक शाश्वती द्वितीय भाग के पाठ्यसूक्ति सुधा से संग्रहित है या उद्धृत है। इसमें कवि के द्वारा इसके बारे में बताया गया है, ये आपको बताना होगा। ठीक है, यानी कि इसमें कहा जा रहा है, इसका अर्थ आपको देखोगे तो अर्थ हो जाएगा इसका कि भवन के जलने पर कुएं की खुदाई से क्या प्रयोजन, अर्थात उस समय उसकी मेहनत व्यर्थ ही होगी, ऐसा इसमें कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि घर में आग लगने पर कुआं खोदने से क्या प्रयोजन, इसमें जो हम परिश्रम करेंगे वो व्यर्थ ही जाता है, ऐसा इनका कहना है। ये तो डायरेक्ट एक अर्थ हो गया, लेकिन इसको भाव में हम बदलेंगे, भावार्थ हम लिखेंगे तो इसको अलग तरीका से आपको लिखना होता है। ठीक है, जैसे हमारे जीवन में मुसीबत आ गई और उसके बाद में आप उसके बारे में सोच रहे हो कि कैसे दूर करें, तो ये एक प्रकार से कुआं खोदना हो गया आग लगने पर। तो ऐसे आपको इसको जोड़ना है, 2-3 पंक्तियों को आपके जीवन में जो भी कोई उदाहरण इत्यादि के साथ में आप जोड़ करके अपने व्यवहार से जो किसी भी घटना के साथ में जोड़ करके इसको आप लिख सकते हो। ठीक, कहने का मतलब भावार्थ में हमें तात्पर्य लिखना होता है, उसका आशय क्या है वो आपको लिखना होता है। ठीक है, इसमें भर्तृहरि जी कहते हैं कि जब मानव शरीर रूपी ये घर स्वस्थ है और जब तक बुढ़ापा दूर है, जब तक इंद्रियां शक्तिशाली हैं, ताकत है उनमें, जब तक आयु का विनाश नहीं होता है, तभी तक विद्वानों को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए, कोशिश कर लेनी चाहिए। क्योंकि भवन के जलने पर कुआं खोदने से परिश्रम करने का कोई औचित्य नहीं होता है, उस समय कोई फायदा नहीं होता है। ऐसे यहाँ पर उनका बताना है, और भी आप अच्छे से लिख सकते हो उसको। चलिए और आगे क्या है देखिए, मैं 1-2 और बता रहा हूँ, उसमें 2 और हैं आपके। उसके बाद में हमारी कंप्लीट 10 जो हम बताने वाले हैं वो आपके हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर 9 नंबर पे है आपका, माँ भूत परिवाद नवावतार है। ये आपकी जो पंक्ति है ये कहाँ से ली गई आपको पता होगा, ये आपको पेज नंबर 13 पे मिलेगी और ये हमारा पाठ है रघुकौत संवाद है, दूसरा पाठ है आपका।
वहाँ पर आपको ये पंक्ति मिलती है। उसमें एक श्लोक है, शायद 15 नंबर का श्लोक है, वहाँ पर ये आपको लास्ट में पंक्ति होती है। तो वहाँ पर वो शंका जताते हैं कि यदि ये जो हमसे दक्षिणा के लिए आए हैं कौत्स, यदि ये हमसे यहाँ से वापस चले जाते हैं बिना दक्षिणा लिए, तो फिर हम मतलब एक निंदा के पात्र माने जाएंगे, दुनिया में हमारी निंदा होगी और यह मेरा पहली बार निंदा का अवतरण माना जाएगा। इस तरह इस पंक्ति का मतलब होता है। तो इसमें पहले आप वही प्रसंग लिखेंगे कि भाई ये हम इसको कहाँ से संग्रहित किया गया है, उसमें क्या बताया गया है, ठीक है, इसका लेखक पता हो तो वो आप लिखेंगे। उसके बाद में फिर आपको भावार्थ लिखना होगा, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा निंदा का पहल नया अवतरण नहीं हो, ठीक है। माँ भूत यानी नहीं हो, परिवाद यानी निंदा, नव अवतार यानी नया अवतार नहीं हो, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक, लिख सकोगे आप। अगला हमारा लास्ट है, प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मा नाम, प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मा नाम। अब ये जो पंक्ति है आप ध्यान करिए कहाँ से है, ये है बच्चों छठवें पाठ से। कहाँ से है? छठवें पाठ से। हमने कहा कि छठवां जो पाठ है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, तो उसको तो अच्छे से समझ लेना, रट लेना। छठवें पाठ के अंदर ये है लगभग शायद 8वां श्लोक है आपका। कौन सा है? 8वां श्लोक है, और 8वें श्लोक के लास्ट में ये लाइन आपको मिलेगी, एक प्रकार से सूक्ति है, ठीक। श्लोक है आपका, विपदि धैर्य मथा अभ्युदय क्षमः सदसि वाक पटुता युधि विक्रम है, ये है आपकी। तो यहां पर लास्ट में आपको प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मनाम, यानी कि ये जो गुण हैं ये महात्माओं में प्रकृति से ही सिद्ध हैं, ऐसे यहां पर कहा जा रहा है। तो सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे आप। कैसे भाई? प्रसंग आपको बता ही रहे बार बार हम कि प्रस्तुत श्लोकांश हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती द्वितीय भाग के सूक्ति सुधा पाठ से ग्रहण किया गया है। इसके लेखक भर्तृहरि जी हैं। इसमें कवि भर्तृहरि जी बता रहे हैं क्या कि इस श्लोक में बता रहे हैं कि महापुरुषों के गुण क्या होते हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं। महापुरुषों के गुणों का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर बताते हैं। फिर आपको इससे आगे पीछे की जो बातें हैं उनको भी भावार्थ में जोड़ना होता है। कहते हैं कि विपत्ति काल में धैर्य और उन्नति में संपत्ति या उन्नति में या संपत्ति काल में सहनशीलता, सभा के अंदर वाणी की कुशलता, युद्ध में वीरता, कीर्ति संग्रह में इच्छा और वेदादि शास्त्रों के अभ्यास में आसक्ति, क्योंकि ये गुण महानुभावों में स्वभाव से ही सिद्ध होते हैं, अर्थात उनमें ये गुण जन्म से ही पाए जाते हैं। ऐसा यहाँ पर आप भावार्थ में लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको यहाँ पर 10 पंक्ति बताई जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। आप इनको तैयार कर लो, आज कर लो तैयार, कल कर लो, क्योंकि 1 तारीख को आपका पेपर है। 1 तारीख को पेपर जब देने जाओ तो आप पूरी तरीका से संतुष्ट होके जाओ। सब कुछ क्लियर मैंने कर दिया है, हर प्रश्न को मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। मैं एक वीडियो आपको मोटिवेशन का लेके आऊँगा, उसमें पूरी डिटेल में बताऊँगा कि किस तरह से आपको मतलब ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो हम कर देते हैं जिनकी वजह से हमें दिक्कत हो जाती है। और एक वीडियो और बनाऊँगा जिसमें मैं पूरे पेपर के हर प्रश्न को बताऊँगा, प्रत्येक प्रश्न को क्लियर करके बताऊँगा कि पहला प्रश्न किस तरह से कॉपी में करना है, उसका आंसर कैसे लिखना है, दूसरे प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है, तीसरे का उत्तर कैसे लिखोगे, चौथे का उत्तर कैसे लिखोगे, 5वें का उत्तर कैसे लिखोगे। ऐसे जितने भी प्रश्न आपके उस पेपर में आएंगे उन सभी के बारे में मैं एक एक करके बताऊंगा। और फिर देखना आपको इतना मजा आएगा, पेपर देने जाओगे जब बहुत खुशी होगी आपको कि कब पेपर हो, जल्दी से पेपर हो, जल्दी से पेपर हो, क्योंकि सारा कुछ आपके सामने रख दूंगा पेपर के बारे में कंप्लीट करके, एक एक चीज को क्लियर कर दूंगा मैं, कुछ भी नहीं बचेगा। वैसे मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं और आपको फायदा मिलना चाहिए इसका, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक पहुंचाइए, ठीक है। हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए क्योंकि आपको आगे भी फायदा मिलेगा इसमें, ठीक। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। मैं 1-2 टॉपिक और आपको बताने वाला हूं। इसके बाद में मैं आपको रिक्त स्थान के लिए एक मैसेज आया था हमारे पास कि सर जो रिक्त स्थान वाले हमारे प्रश्न आते हैं, आपका पेपर में दूसरे नंबर पे प्रश्न आएगा रिक्त स्थान वाला। अब रिक्त स्थान में 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न तो आपके प्रत्यय से संबंधित आते हैं और तीसरा प्रश्न आपका आता है कारक से संबंधित। मैं इन रिक्त स्थान वाले प्रश्नों के 2 वीडियो बनाऊंगा। एक तो प्रत्यय वाला बनाऊंगा जिसमें आपका 2 प्रश्न जो आते हैं क और ख वाले, वो दोनों को शामिल करूंगा, और जो तीसरा आता है आपका ग में, वो आता है कारक पे आधारित। उसमें मैं अलग से कारक का अलग से बना दूंगा, उसमें मोस्ट ही बताऊंगा, सारा कुछ तरीका बताऊंगा कि कैसे करना होता है। उसको आप देख लोगे तो फिर ये मान के चलो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से मिलेगा पेपर में,
ठीक है, 99% हम पूरी मतलब आशा और उम्मीद के साथ में ये कह रहे हैं कि आपको जरूर मिल जाएगा, क्योंकि हमने अच्छे से मेहनत आपके लिए की है और मेहनत करने वाला कभी असफल नहीं होता है। तो आप भी मेहनत करो, हम भी मेहनत कर रहे हैं, मिल के मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से परिणाम अच्छा ही होगा। चलो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। धन्यवाद सबके लिए।